दोस्तों, किसी इलाके में एक लड़की की शादी एक बंदर के साथ में कर दी गई। लेकिन फिर उस बंदर ने लड़की के साथ में जो कुछ किया जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी जमाने में एक नेक बादशाह था। एक बार बादशाह अपने वजीरों के साथ सैर पर निकला। काफी दूर चलने के बाद उन्होंने जंगल के करीब अपने डेरे डाल लिए। फिर जब खाने का वक्त हुआ तो दस्तरखान बिछाया गया और तरह तरह के पकवान सजाई गई। इतने में ही बादशाह ने देखा कि पास ही दरख्त पर बैठा हुआ एक बंदर सब कुछ खामोशी के साथ देख रहा है। उसे देखकर बादशाह ने कहा कि थोड़ा खाना इस बंदर के सामने भी डाल दिया जाए। हुक्म पाकर फिर नौकरों ने थोड़ा खाना लेकर बंदर के सामने भी डाल दिया। यह देखकर वो बंदर पेड़ से नीचे उतर आया और अपने हाथ में एक ठीकरा लेकर उस पर कोयले से कुछ लिखने लगा और फिर बादशाह के हाथ में वो ठीकरा पकड़ा दिया। ठीकरे पर लिखा हुआ था कि मैं ऐसा खाना नहीं खाऊंगा, जैसा दस्तरखान बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा ही दस्तरखान मेरे लिए भी लगाया जाए। बादशाह को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि इस बंदर के लिए भी ऐसा ही दस्तरखान लगा दिया जाए। इसके बाद एक और दस्तरखान लगा दिया गया। फिर बंदर पेड़ से नीचे उतरा और खाना खाकर वापस पेड़ पर जाकर बैठ गया। फिर अगले दिन बादशाह वापस जाने लगा तो बादशाह ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ और जाकर बंदर से पूछ कर आओ कि क्या वो भी हमारे साथ में चलने को तैयार है। फिर जब नौकरों ने बंदर से इस बारे में पूछा तो बंदर ने फिर से एक ठीकरे पर कुछ लिखा और उन नौकरों को पकड़ा दिया। उस ठीकरे पर लिखा हुआ था कि जैसा हाथी बादशाह के लिए तैयार किया गया है वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार किया जाए, तब मैं आपके साथ चलूंगा। अब बादशाह भी बंदर के अंदर दिलचस्पी लेने लगा था, इसलिए फिर उसने बंदर के लिए भी अपनी जैसी सवारी तैयार करवा दी। इस तरह से फिर वो बंदर भी बादशाह के साथ महल तक पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर बादशाह ने हुक्म दिया कि जो खेमे नौकरों के लिए हैं उनमें से एक खेमा इस बंदर को भी दे दिया जाए। तो यह सुनकर बंदर ने फिर से लिखा कि जैसा महल बादशाह के लिए है वैसा ही महल मेरे लिए भी बनवाया जाए, तभी मैं यहाँ पर रहूंगा, वरना मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। दोस्तों, बादशाह के पास में वहां पर एक और महल था जिसमें वो बहुत ही कम आया जाया करता था, इसलिए फिर वो महल बंदर को दे दिया गया। अब वो बंदर उस दूसरे महल में रहने लगा था, मगर साथ ही बंदर ने बादशाह के महल में भी आना जाना शुरू कर दिया था। बादशाह के एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी उस बेटी से दिलो जान से मोहब्बत करता था। जब बादशाह की बेटी ने उस बंदर के बारे में सुना तो उसे देखने का शौक शहजादी के दिल में भी पैदा हो गया था। इसलिए फिर एक दिन शहजादी अपनी कुछ सहेलियों के साथ उस बंदर को देखने के लिए उसके महल में पहुंच गई। बंदर ने जैसे ही शहजादी को देखा तो वो उसकी तरफ घूरने लगा। यह देखकर शहजादी बहुत डर गई और फिर भागकर अपने महल में वापस आ गई। फिर एक दिन मौका देकर वो बंदर शहजादी के कमरे में पहुंच गया और एक पर्ची में कुछ लिखकर शहजादी के हाथ में थमा दिया। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे साथ में शादी करना चाहता हूं, यकीन करो मैं बहुत खूबसूरत हूं। यह देखकर शहजादी को पता चल गया था कि यह बंदर कोई आम बंदर नहीं है, बल्कि यह एक तहजीबमंद बंदर है। यह मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए फिर धीरे धीरे शहजादी को भी उस बंदर से हमदर्दी होने लगी और वो हर रोज उस बंदर से मिलने लगी। लेकिन फिर जब यह बात बादशाह तक पहुंची तो उसे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि एक बंदर उसकी बेटी के कमरे में हर रोज आता जाता है। इसलिए फिर बादशाह अगले ही दिन उस बंदर के पास में पहुंच गया और उससे कहने लगा कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैंने आज तक तुम्हारी हर बात को माना है, तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया है, लेकिन अब तुम तो मेरी बेटी के पीछे ही पड़ गई हो। यह बात मुझे जरा भी अच्छी नहीं लग रही है। इससे पहले कि मैं कोई सख्त कदम उठा लूं तुम अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ। यह सुनकर बंदर ने झट से कागज और कलम उठाया और उस पर कुछ लिखकर बादशाह के हाथ में थमा दिया। उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपकी इस बेटी के साथ में शादी करना चाहता हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपकी इस बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। बादशाह यह पढ़कर हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि मैं अपनी इस फूल जैसी बेटी की शादी इस बंदर के साथ में कैसे कर दूं। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए फिर बादशाह कहने लगा, ऐसा तो मैं जीते जी कभी नहीं होने दूंगा। इतना सुनते ही उस बंदर ने लपककर बादशाह की कमर से तलवार निकाल ली और दूसरे हाथ से कुछ लिखने लगा। उसने लिखा कि अगर ऐसा आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता है तो फिर आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपको मारकर आपकी बेटी के साथ में शादी कर लूंगा। हालांकि आपका मुझ पर बहुत एहसान है, आपने मुझे अपने महल में रखा, मेरे खाने पीने का इंतजाम किया, इसलिए मैं आपको मारना भी नहीं चाहता हूँ। बादशाह ने जैसे ही अपनी मौत को सामने देखा तो वो कहने लगा कि मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने का मौका दो।
फिर बादशाह अपने महल में वापस आ गया। आज बादशाह बहुत परेशान था, क्योंकि एक तरफ तो उसकी बेटी थी और दूसरी तरफ उसकी खुद की जान थी। इसलिए फिर उसकी सारी रात ऐसे ही टहलते हुए ही गुजरी। सुबह होने तक बादशाह ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी जान दे देगा, मगर अपनी बेटी की शादी उस बंदर के साथ में कभी नहीं करेगा। इसके बाद बादशाह अपनी बेटी को कुछ नसीहतें करने के लिए उसके पास पहुंचा और जाकर कहने लगा, बेटी, अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें इस महल को कैसे देखना है, इस सल्तनत को कैसे संभालना है। शहजादी ने जब यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गई और कहने लगी, अब्बा जान, आज यह आप कैसी बातें कर रही हो, अल्लाह पाक आपकी उम्र में बरकत अता करी। इस पर बादशाह कहने लगा, बेटी, अब वो बंदर मेरे भी पीछे पड़ गया है। वो मुझसे कहता है कि या तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ में करा दूं या फिर वो मुझे मार डालेगा। बेटी, भला मैं एक बंदर के साथ में तुम्हारी शादी कैसे कर सकता हूँ। यह सुनकर शहजादी ने कहा, अब्बा जान, आप सिर्फ मेरी वालिदी नहीं है, आप इस सल्तनत के बादशाह भी हैं। आप जाकर उस बंदर से मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दो। इसके बाद शहजादी ने अपने बाप को जैसे तैसे करके मना ही लिया। इसके बाद बादशाह बंदर के पास गया और जाकर अपनी रजामंदी बता दी। यह सुनकर बंदर ने कहा कि आप शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मलिका को जब इस बात के बारे में पता चला तो उसने महल को अपने सर पर उठा लिया। खैर, इसके बाद में शहजादी और बंदर की निकाह का दिन भी आ गया। निकाह वाले दिन बादशाह ने अपनी बीवी को एक कमरे में बंद कर दिया था और फिर शहजादी का निकाह उस बंदर के साथ में करवा दिया। अब शहजादी अपने महल से रुखसत होकर बंदर के महल में पहुंच गई। अगले दिन जब शहजादी महल से वापस आई तो वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। यह देखकर मलिका ने पूछा, बेटी, क्या तुम उस बंदर के साथ में खुश हो? तो इस पर बेटी ने कहा कि हाँ अम्मी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब शहजादी दिन में अपने बाप के महल में रहती और रात को उस बंदर के महल में चली जाती, यानी कि अपने शोहर के पास में चली जाती। एक बार रात के वक्त मलिका ने नौकरानी वाला लिबास पहना और बंदर के महल में पहुंच गई। उस वक्त शहजादी का कमरा बंद था। यह देखकर मलिका ने कान लगाकर उनकी बातों को सुनना शुरू कर दिया। उसने देखा कि अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज आ रही है। यह सुनकर मलिका हैरान रह गई। फिर उसने सुराख के अंदर से झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गई, क्योंकि उसने देखा कि उसकी बेटी तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़के के साथ में बैठी हुई हंस हंस कर बातें कर रही है। यह देखकर मलिका सोचने लगी, अच्छा तो यह बात है, इसलिए मेरी बेटी इस बंदर के साथ में इतने ज्यादा खुश है। इसके बाद मलिका वहां से पलटकर वापस आने लगी। तभी उसको वहां पर एक तरफ बंदर की एक खाल पड़ी हुई नजर आई। यह देखकर सोचने लगी कि इतनी मोटी खाल, यह अपने ऊपर बंदर वाली खाल क्यों डालकर रखता है और बंदर क्यों बना फिरता है। अगर मैं इस खाल को जला दूं तो फिर यह कभी भी बंदर नहीं बनेगा। बस यही सोचकर फिर मलिका उस खाल को अपने साथ में ले गई और ले जाकर उस खाल को आग लगा दी। अब इधर मलिका ने जैसे उस खाल को आग लगाई तो उधर शहजादी के सोहर को जलन महसूस होने लगी। वो बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ वहां से गायब हो गया। यह देखकर फिर शहजादी अपने महल की तरफ भागी। वहां पर जाकर देखा तो उसे पता चला कि उसकी माँ वो बंदर वाली खाल को जला रही है। यह देखकर शहजादी ने फौरन ही वो आग बुझाई और रोने लगी और कहने लगी, हाय अम्मा, आपने तो मेरा सुहाग उजाड़ दिया है। यह सुनकर मलिका कहने लगी, बेटी, मुझे क्या पता था, मैंने तो सोचा कि यह इस खाल को ओढ़ कर रखता है, इसलिए अगर मैं इसे जला दूं तो फिर यह कभी भी बंदर नहीं बन पाएगा और मेरा जवाई राजा मेरे घर आ जाएगा। इतना कहकर मलिका भी मायूस हो गई। फिर जब इस बारे में बादशाह को पता चला तो उसने फौरन ही उस बंदर को ढूंढने के लिए अपने नौकरों को भेजा, मगर फिर वो बंदर कहीं पर भी नहीं मिला। यह देखकर अब शहजादी मायूस रहने लगी। इसके बाद एक दिन शहजादी ने जोगन वाले कपड़े पहने और अपने शोहर की तलाश में निकल पड़ी। अब वो जंगल जंगल सहरा सहरा उसे तलाश करने लगी, मगर उसका कहीं पर भी कुछ पता नहीं चल पाया। चलते चलते फिर शहजादी को कहीं से पता चला कि यमन का एक शहजादा है जिसके जिस्म को किसी ने जलाने की कोशिश की, इसलिए अब उसके जिस्म पर बड़े बड़े फफोले पड़ गई हैं। इसलिए अब वो हरदम दर्द से कहराता रहता है और यही नहीं, वो ठीक से सो भी नहीं पाता है। दुनिया के बड़े बड़े हकीमों ने और तबीबों ने उसका खूब इलाज किया, मगर वो ठीक नहीं हो पा रहा है। यह सुनकर शहजादी को मालूम चल गया कि हो ना हो वो शहजादा ही मेरा सोहर है। इसके बाद शहजादी ने एक हकीम का भेष बदला और यमन की तरफ चल पड़ी। वहां पर पहुंचकर शहजादी को एक शहर नजर आया जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, मगर वहां का हर इंसान उदास नजर आ रहा था। यह देखकर शहजादी ने उनसे उदासी की वजह पूछी तो सब यही बातें कहने लगी कि उनका शहजादा बहुत तकलीफ में है, इसलिए पूरा का पूरा शहर उदास है। इसके बाद शहजादी ने शहर से कुछ संदल खरीदा और दूसरी कुछ जरूरत की चीजें भी खरीदी और शहजादे के महल में पहुंच गई। नौकरों ने उसे पकड़कर बादशाह के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। बादशाह को देखकर शहजादी कहने लगी कि मैं हिमालय से शहजादे का इलाज करने के लिए आई हूँ।
यह सुनकर बादशाह कहने लगा, अरे जब बड़े बड़े हकीम और तबीब कुछ ना कर सके तो भला तुम क्या कर सकते हो। इस पर शहजादी ने कहा कि अगर आपका शहजादा 40 दिन में ठीक ना हुआ तो फिर जो एक चोर की सजा होती है वो मुझे दे देना। इस पर बादशाह ने फिर उसे इलाज करने की इजाज़त दे दी। अब शहजादी ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में शहजादा ठीक होने लगा और 40 दिन आते आते शहजादा पूरी तरह से ठीक होकर खड़ा हो गया। यह देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। वो उसे एक बहुत बड़ा इनाम देने की तैयारी करने लगा। लेकिन इधर 40वें दिन शहजादी वहां से अचानक ही निकल गई और अपने महल में वापस आ गई। लेकिन वहां से आने से पहले उसने शहजादे से उसकी अंगूठी मांग ली थी। इस तरह से उसके साथ में शहजादे की अंगूठी भी आ गई थी। इधर महल में सब परेशान थे कि यह कैसा तबीब था, इतना बड़ा इनाम छोड़कर चला गया है। खैर फिर जब शहजादा पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसे अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आने लगी। इसलिए फिर एक दिन वो अपने वालिद से इजाज़त लेकर शिकार के बहाने घर से निकल गया और सीधा अपने ससुराल में पहुंच गया। उस वक्त उसने शाही लिबास पहन रखा था और साथ में एक फौजी का दस्ता भी था। यह देखकर नौकरों ने उसे महल में बड़े ही अदब के साथ में बिठाया और फिर बादशाह को इसकी खबर दी। इधर बादशाह अपनी बेटी के गम में अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा नजर आने लगा था। बादशाह को देखकर शहजादे ने बड़े ही अदब के साथ में सलाम किया। यह देखकर बादशाह कहने लगा, बेटा तुम कौन हो और कहां से आई हो, मैं आपको नहीं जानता हूं। तो यह सुनकर शहजादा कहने लगा, आप भले ही मुझे नहीं जानती हो मगर मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। दरअसल मैं वही बंदर हूँ जिसको आपने बराबरी का दर्जा दिया था, अपने महल में रखा था। और यही नहीं, आपने जिसके साथ में अपनी बेटी की शादी की थी, मैं वही बंदर हूँ। यह सुनकर बादशाह हैरानी से कहने लगा, भला यह कैसे मुमकिन हो सकता है। तो इस पर शहजादे ने कहा, मैं आपको अपनी कहानी बाद में बताऊंगा, पहले आप बताएं कि मेरी दुल्हन कहाँ पर है। तो बादशाह ने कहा कि बेटा तुम्हारे जाने के बाद वो उसी महल में अकेली रहती है जिसमें तुम रहते थे। इसके बाद शहजादा वहां से भागा और सीधा उस महल में पहुंच गया। उसने देखा कि शहजादी महल में एक गम की तस्वीर बनी हुई बैठी है, फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ है। शहजादे को अपने सामने देखकर शहजादी को यकीन ही नहीं आया। फिर शहजादा कहने लगा, शहजादी आपकी मोहब्बत मुझे यहाँ तक खींच लाई है। तुम्हारी माँ ने तो मुझे मारने की हर तरह की कोशिश की मगर अल्लाह के करम से मैं ठीक हो गया हूँ। इस पर शहजादी ने पूछा, मगर आप ठीक कैसे हुई। तो फिर शहजादे ने उस तबीब की पूरी कहानी सुना दी। तो शहजादी कहने लगी कि फिर तो आपने उस हकीम को बहुत सारा माल दिया होगा। इस पर शहजादे ने कहा कि नहीं, हैरत की बात तो यही है कि उसने हमसे कुछ भी नहीं लिया सिवाय मेरी एक अंगूठी की। यह सुनकर फिर शहजादी ने वो अंगूठी शहजादे को दिखाई और पूछने लगी कि क्या यही आपकी अंगूठी है। अंगूठी को देखकर शहजादा भी हैरान रह गया और पूछने लगा, लेकिन यह तुम्हारे पास में कैसे आई। तो फिर शहजादी ने बताया कि वो तबीब कोई और नहीं था बल्कि मैं ही थी। फिर शहजादी ने उसे पूरी कहानी सुना दी और साथ ही यह भी कहने लगी कि मेरी माँ भी आपकी दुश्मन नहीं है, बल्कि उसने जब बंदर की खाल को देखा तो उसने सोचा कि आप इसे ओढ़कर रखते हो, इसलिए अगर वो इसे जला देगी तो फिर आप हमेशा हमेशा के लिए इंसान बनकर रहोगे। और इसमें गलती आपकी भी है, आपने मुझे कभी बंदर बनने की वजह बताई ही नहीं। अगर आप मुझे बता देते तो मैं उस खाल को अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत में रखती। इस पर शहजादे ने कहा कि यह सब कुछ बताने का मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। इसके बाद शहजादे ने बताया कि तकरीबन 1 साल पहले की बात है। एक बार मैं शिकार पर निकला था। उस वक्त मेरे साथ में कुछ नौकर भी थे। जंगल में मुझे एक हिरन नजर आई। मैंने उस पर एक तीर चलाया। वो तीर उस हिरन को नहीं लगा और वो देखते ही मेरी आंखों से ओझल हो गई। इसके बाद मैं उस हिरन की तलाश में निकल गया। मैं इतना ज़्यादा आगे निकल गया था कि मेरे साथ वाले सब नौकर बहुत पीछे रह गए थे। आगे जाकर मैंने देखा कि एक जगह पर एक बुजुर्ग बैठा हुआ रो रहा है और उसके पास में एक 10-12 साल का बच्चा बैठा हुआ है जिसकी टांग से खून बह रहा था। वो बुजुर्ग उस तीर चलाने वाले को बद्दुआएं दे रहा था। इसलिए फिर वो बुजुर्ग मुझको देखते ही कहने लगा कि तुम इंसान हो या बंदर हो। बस उनका इतना कहना था कि मैं फौरन ही इंसान से बंदर बन गया। फिर वो बुजुर्ग कहने लगा, अब तो जंगल जंगल भटकता फिरेगा, तुझे कहीं पर भी कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। उनकी बद्दुआ से मैं इतना परेशान हुआ कि मैंने फौरन ही उन बुजुर्ग के पैरों को पकड़ लिया और रो रोकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। मेरी हालत को देखकर उस बच्चे को मुझ पर तरस आ गया। इसलिए फिर वो अपने दादा से कहने लगा, बाबा जान, जब इंसान अपनी गलती को मान लेता है तो फिर उसे माफ़ कर देना चाहिए। अब आप भी इसे माफ़ कर दो। फिर जब उस लड़के ने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो फिर वो बुजुर्ग कहने लगे, ए शख्स, तूने इसके साथ में कितना गलत किया है, फिर भी यह तेरी भलाई मांग रहा है। खैर, अब मैं अपनी बद्दुआ को वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हाँ, इसे मैं कम कर सकता हूँ।
अब तू साल भर तो बंदर ही रहेगा। इस बीच अगर कोई लड़की तुझसे हमदर्दी करते हुए तुझसे शादी कर लेगी तो तुम अपनी असल हालत में वापस लौट आओगे। लेकिन याद रखना, सिर्फ तुम अपनी बीवी के सामने इंसान की शक्ल में आ सकोगे। इसके बाद मैं मजबूर होकर वहां से आ गया। अब मैं वापस अपने महल भी नहीं जा सकता था, इसलिए फिर मैं 6 महीनों तक जंगल में ऐसे ही भटकता रहा। इसके बाद एक दिन मेरी मुलाकात तुम्हारे वालिद से हो गई, इसलिए फिर वो मुझे अपने साथ महल में ले गई। फिर उन्होंने मेरी शादी तुम्हारे साथ में करवा दी। दोस्तों, यह सब कुछ बाहर खड़े हुए बादशाह और मलिका बातें सुन रही थी। इसके बाद मलिका शहजादे के पास गई और वो रोकर माफी मांगने लगी। फिर बादशाह कहने लगा, हमारा कोई बेटा नहीं है, इसलिए बेटा अब से तुम हमारे साथ में ही रहोगे। तो इस पर शहजादे ने कहा कि अभी तो मुझे अपनी दुल्हन को लेकर अपने महल में जाना है, अपने वालिद और वालिदा से मिलवाना है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत ही जल्द वापस आऊँगा और फिर मैं आपके साथ में यहीं पर ही रहूँगा। इतना कहकर फिर वो शहजादा अपनी दुल्हन को लेकर यमन की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर देना और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।